Morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6. Chapter number 15. The name of the chapter is water. Okay. तो यहाँ पे वाटर की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि हमारे अर्थ पे या फिर हमारी लाइफ जो है वो बिना पानी के संभव नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है। अब यहाँ बताया जा रहा है वाई इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। हमारा जो लाइफ है वो अर्थ पे क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी मिलता है, हमें यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब बैलेंस चलता है, इस वजह से हम इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर साइकिल भी चलता है, जिसकी वजह से वाटर भी एक प्रॉपर टाइम पे हमको मिलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है हमारे अर्थ पे। आपको पता ही अर्थ एक ऐसा ही प्लैनेट है जिस पे हमारा जो लाइफ है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो हमारा अर्थ है वो 71% वाटर से ही ढका हुआ है, जिसमें से 96.5 जो परसेंट है वो इस प्लैनेट का जो पानी है वो ओशियंस में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद 1.7% ये ग्राउंड वाटर होते हैं, 1.7% जो है ग्लेशियर्स जो आइस होते हैं कैप उसमें होते हैं अंटार्कटिका के, और जो ग्रीनलैंड्स हैं वो भी स्मॉल फ्रैक्शन में है, जो कि उसमें भी पानी का एक बहुत बड़ा पिंड होता है। 0.001% जो है एयर वेपर्स मतलब एयर में होते हैं, क्लाउड्स बन के होते हैं, है ना, या फिर सॉइल में होते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 2.5% जो होता है वो हमारा फ्रेश वाटर होता है, जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से मतलब बहुत सारी जगहों में इस तरीके से थोड़े थोड़े करके जो वाटर है वो प्रेजेंट है, लेकिन सबसे कम जो कि हम यूज़ कर सकते हैं वो सबसे कम पानी का परसेंट है, और सारे पानी ऐसे हैं जिसको हम यूज़ मतलब ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, अपनी यूज़ में नहीं ला सकते हैं। पानी तो है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज़ करने लायक ड्रिंकिंग के लिए पानी बहुत ही कम है। 0 पॉइंट समथिंग में मतलब 0.3 वगैरह ले लें तो हमारे लिए उतना पानी क्या है, फ्रेश है। अदरवाइज़ पानी जो है फ्रेश नहीं है। फिर उसके बाद जो वाटर है वो हमारे ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पानी के ह्यूमंस की लाइफ प्रॉपर चल ही नहीं सकती है। जितने भी लिविंग्स बीइंग हैं, ठीक है, उनको सबको वाटर चाहिए। बिना वाटर के वो जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। एक बार खाने के बिना वो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन लाइफ के लिए। ये कुछ अर्थ वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, किस तरीके से पानी जो है इस तरीके से बटा हुआ है, मतलब कहाँ पे कितना परसेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब यहाँ बता रहा है नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पे, इसी वजह से तो हमें किसी चीज़ की जल्दी कमी नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत बड़ा चीज़ मतलब बहुत बड़ी चीज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि नेचर के द्वारा ही होता है ना। तो यहाँ पे जो नेचुरली चीज़ें हैं हमारे और आपके बीच में हमारे अर्थ पे, वो चीज़ें हमारे लाइफ को प्रॉपर तरीके से चलने में मदद करती है। प्लस जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड होती हैं, वो क्योंकि नेचर से ही होती हैं, और वो नेचर की चीज़ें मतलब जितने भी नेचुरली चीज़ें होती हैं उस पर ही वो डिपेंड होते हैं, और उसी से उनकी लाइफ प्रॉपर तरीके से चलती है। तो यहाँ पे रिवर दिखाया गया है कि नदी का पानी हम भी यूज़ करते हैं, मतलब हम और आप ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं। प्लस जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर उससे बड़े ही क्रिएचर क्यों ना हो, सबको जो वाटर का यूज़ है या फिर रिवर का वाटर है जो कि नेचुरली रूप से आता है, वो सारी इन चीज़ों मतलब इनसे अपने आप को आगे मतलब जीने के लिए इनका ही हेल्प लेते हैं।
अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के यहाँ टाइप दिए गए हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट। ये सब क्या है, ये सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचर के द्वारा मिलता है, फ्री का मिलता है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, है ना। वैसे तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि हम अपने घरों में बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह लगाते हैं तो उसका तो हमें चार्ज देना पड़ता है ना। लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमसे बदले में कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बस चाहते हैं कि आप अपने और नेचर के बीच जो बैलेंस है उसको बनाए रखिए, है ना। फिर मिनरल्स हैं, जैसे कि ऑयल, कोल, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये भी सारे क्या हैं, सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर अगर हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कहें तो जैसे कि ट्रीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं, ये सब क्या है, ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। मतलब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एक से ज़्यादा बनते हैं और फिर उसके बाद वो भी तो नेचर से ही हमें मिलते हैं ना। ट्रीज़ वगैरह सब नेचर से ही तो मिलते हैं, फ्रूट्स, एनिमल्स, ये सब नेचर के ही तो प्राणी हैं, हम भी तो नेचर के ही प्राणी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, नेचर को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, लाइक प्लांट कटिंग, ट्रीज़ कटिंग, ये सब क्या करते हैं, ये हम ही तो मतलब इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बैलेंस जब बिगड़ता है तो बहुत बड़े बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े डिजास्टर्स वगैरह होने लगते हैं इसी अर्थ पे, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं फूड के लिए या फिर फ्यूल्स के लिए। इन सब रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद इनका अच्छे से यूज़ करके इसको एक परफेक्ट फिनिशिंग देते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, मतलब उपयोगी बन जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, इसमें वो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलती हैं, या फिर कहिए लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक ज़िंदगी है तब तक चले। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे सनलाइट है, और सनलाइट है, फॉरेस्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गई। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जस्ट अपोजिट है इसका, इसमें वो चीज़ें हैं जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं, मतलब ये कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो सकती है, एक समय लिमिटेड है, मतलब एक टाइम पीरियड है जिसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वापस वो मिलना मुश्किल है। तो इसलिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, मतलब वाटर जब रेन वाटर जो होते हैं उनसे मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पानी मिलते रहते हैं। लेकिन हमें क्या, उन पानियों को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेस्ट करेंगे तो वो पानी बचेगा नहीं, और फिर अगर बचेगा नहीं पानी तो एक दिन वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, और फिर उसके बाद पानी लाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी मात्रा में अगर बारिश होती है तो भी मतलब ठीक नहीं रहता है। उनको फिर बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए, जिससे कि वो वापस से अपनी ज़मीन को हरी भरी कर सकें, या फिर जो पानी का लेवल है वो बराबर हो सके। तो इसलिए जो पानी की रिसोर्सेज हैं वो होती रहती है सभी के लाइफ में, मतलब सभी के घरों में, या फिर कह लीजिए किसी भी यूज़ के लिए जो पानी का रिसोर्स है, कहाँ से आना है, कहाँ तक जाना है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरीके से जो फ्रेश वाटर है वो ये रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। ये इसकी क्लीन वाटर जो है, या फिर फ्रेश वाटर कह लीजिए, ये सभी के पास वर्ल्ड में सप्लाई होती रहती है, और लोग पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे ओके, सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर क्या होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है।
जो सरफेस वाटर होता है वो होता है रिवर्स, लेक्स और फ्रेश वाटर के जो वेटलैंड्स हैं, ये सारे क्या हैं, सरफेस वाटर हैं जो कि नेचुरली द्वारा दिए जाते हैं। और इसी में मतलब जो चीज़ें होती हैं इसी सरफेस पे होती हैं, प्रेसिपिटेशन वगैरह सब इसी पे होता है, ठीक है। तो ये सब इसका भी कोई ये डिस्चार्ज होते हैं, मतलब कि इसका कोई चार्ज नहीं लगता है क्योंकि ये भी नेचर के द्वारा दिया जाता है ना। तो ये है सरफेस ऑफ वाटर। फिर है ओशियन एंड सीज। ओशियन और सीज के वाटर कैसे होते हैं वो भी यहाँ बताया गया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं वो यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, सीज में और ओशियंस में। लेकिन ये हमारे घरों में यूज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो सॉल्ट होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं इसमें, मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं और इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, मतलब हम होम्स में या फिर और कहीं इनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर रेन वाटर की बात आई है। जो रेन वाटर होता है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है, मतलब अगर रेन ना हो तो शायद हमें पानी मिलना बंद ही हो जाए। तो ये रेन वाटर है जो कि मेन सोर्स है हमारे पानी के लिए। फिर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेस होते हैं जो कि वाटर वेपर के रूप में ये वापस उड़ जाते हैं कहाँ, ऊपर बादल बन जाते हैं। फिर से रेन होता है, वापस से जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ये काम आता है क्योंकि जो जितने भी किसान होते हैं, खास करके जो इंडियन फार्मर्स होते हैं वो पूरी तरीके से रेन वाटर पे डिपेंड होते हैं कि इस समय बारिश होगा और हमारी फसलों को राहत मिलेगी या फिर हमारी फसलें अच्छी हो जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है, जब भी रेन होती है ग्राउंड पे होती है तो जो वाटर है वो चलना स्टॉप नहीं करती है, वो फ्लो करती रहती है लैंड में, मतलब लैंड के सरफेस पे ही फ्लो करती रहती है। कभी जाके लैक में मिल जाती है, कभी कहीं मिल जाती है, कभी प्लांट्स यूज़ करते हैं उसको। इसी तरीके से मतलब पानी कहीं रुकता नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में ही घूमता रहता है और फिर उसके बाद यही साइकिल चलती है और वापस से ये बारिश के रूप में फिर हमारे ग्राउंड पे आता है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं या फिर जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या फिर प्राणी हैं, जितने भी सब इन वो मतलब रेन वाटर का यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे फ्रोज़न वाटर। फ्रोज़न वाटर क्या होता है, यहाँ बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़े अमाउंट में जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन में क्या होता है, यहाँ पे फ्रोज़न स्टेज में, मतलब कि बर्फ़ के रूप में यहाँ पे रहते हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा ग्लेशियर भी, मतलब ग्लेशियर के रूप में भी यहाँ रहता है। अभी आपको पता ही होगा उत्तराखंड में बहुत बड़ा बाढ़ आया है ना, एक ग्लेशियर के टूटने पर डैम भी टूट गया, जो डैम बना हुआ था वो भी टूट गया। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लेशियर कैसे होते हैं और एक ग्लेशियर के टूटने से क्या हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रोज़न वाटर के बारे में यहाँ बताई जा रही है। फिर यहाँ बता रहा है हिमालय, जो कि क्या कहलाता है, वर्ल्ड का रूफ, मतलब संसार की छत कहलाती है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़े मतलब कि बहुत बड़े हिस्से में ग्लेशियर है और यहाँ का जो ग्लोबल वार्मिंग जो लेवल है वो नॉर्मल रहना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं रहेगा, हाई हो गया, तो फिर उसके बाद ऐसे ही ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे या फिर टूटते रहेंगे और फिर बहुत बड़े बड़े जो डिजास्टर्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे रहती हैं, ये ग्लेशियर्स मतलब यहीं पे स्टोर्ड रहती हैं। यहाँ बताया गया है कि जो नेपाल है वहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री है और यहाँ का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम से कम मतलब 100 साल से पिछले 100 साल से 0.7 ओवर है। तो इस तरीके से ये मेंटेन किए होते हैं जिसकी वजह से जो लाइफ है सबकी वो प्रॉपर तरीके से चलती है, कोई भी डिजास्टर्स नहीं आते हैं।
क्योंकि जो नेचर है वो बैलेंस बना के रखती है और उसकी वजह से ह्यूमन की भी लाइफ बैलेंस्ड होती है। स्टेजेस ऑफ वाटर, वाटर की स्टेट्स कितनी होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं। वो कौन कौन से? लिक्विड, गैस और क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, सॉलिड में हम वाटर को अगर फ्रीज कर देंगे, फ्रोजन वाटर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा। तो आइस क्या हो गया? सॉलिड हो गया। अगर सेम दूसरे वे में देखें, यहाँ पे देखिए, अगर हम उसे हीटिंग देते हैं तो मेल्ट हो जाएगा आइस और लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा हीट उसको दे देते हैं, अगर बॉयल होने लगता है गैस वाटर, तो फिर वो गैस बन के वो एयर में मिक्स हो जाएगा या फिर उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स हैं किसके? वाटर के। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किस तरीके से होता है? और ये होता है इस वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट बैलेंस्ड है, प्रॉपर तरीके से रेन भी होते हैं। तो ये साइकिल है जिससे कि ये बैलेंस्ड रहते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो किस तरीके से जो वाटर होता है कैसे ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है और नीचे से फिर ऊपर जाता है, इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है स्टोर्ड सी ओशियन वाटर, मतलब ओशियन का पानी है। और ये सनलाइट का जो काम होता है वो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि सन की हीटनेस ही इन सबको आप जैसा पहले मैं बता चुकी हूँ कि जब आप हीट देंगे वाटर को तभी तो वो बॉयल होकर भाप बन के ऊपर जाएगा। तो हीट का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ से वो जाएगा, इवेपोरेशन होगा और फिर कंडेंसेशन होगा। उसके बाद ये वाटर स्टोर होगा, एटमॉस्फेयर में ही स्टोर होगा। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, फिर यहाँ पे स्नो फॉलिंग जैसी चीज़ें, आइस फॉलिंग जैसी चीज़ें भी होती हैं। और फिर यहाँ पे वाटर फिर से गिरता है, मतलब रेन के रूप में आता है। और उसके बाद ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं, या फिर कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो सब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और फिर से वापस क्या होता है, हीटनेस जब आती है तो एटमॉस्फेयर में ग्राउंड से ग्रीन ट्रीज, ग्रीन प्लांट्स, ओशियंस, इन सब से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वाटर भाप बन के ऊपर जाती है। और फिर उसके बाद ये वापस से ये साइकिल इसी तरीके से चलती है और बारिश होती रहती है और वापस से पानी वापस से क्लाउड बन के ऊपर जाती है, फिर बारिश होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वाटर साइकिल है ये चलती रहती है और बारिश का जो बैलेंस्ड है, मतलब पानी का जो बैलेंस है वो बना रहता है। जो प्रेसिपिटेशन होता है वो क्या करता है, वो वाटर को रिलीज़ करता है क्लाउड में से, ताकि वो रेन बन के नीचे गिरे। ठीक है, ये फ्रीजिंग रेन भी होती है, मतलब स्नो फॉलिंग भी होती है, और ये नॉर्मल वाटर फॉलिंग भी होती है, मतलब ये रेन का रूप लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ओके, अब इवेपोरेशन बता रहा है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर चेंज होता है लिक्विड में या फिर गैस में भी। ये लिक्विड जो होता है वो गैस में या फिर वाटर वेपर के रूप में ये बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्टिंग करता है इवेपोरेशन में। जैसे कि देखिए कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट दिया जा रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो फिर क्या होता है, ये देखिए ये भाप बन के उड़ रहा है। ठीक है, विंड देते हैं तो ये उस तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरीके से ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है। इसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एयर में चेंज हो जाते हैं लिक्विड वाटर में। ओके, तो इस तरीके से जो कंडेंसेशन है वो कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद है यहाँ पे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो जो बादल होते हैं वो गैस होते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं। वो वाटर जो होते हैं वो वाटर वेपर होते हैं जो कि बन के जाते हैं और वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं, और उसकी वजह से हॉटनेस की वजह से तो ये बनते हैं। उसके बाद ये जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं, और कूल होने के बाद वो क्लाउड का रूप ले लेते हैं, और फिर उसके बाद क्लाउड के रूप के बाद वो बारिश होने लगते हैं, छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं और बूंद बन के
पृथ्वी पे गिरने लगते हैं। ओके, फिर है यहाँ पे फ्लड के बारे में। फ्लड जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, फ्लड जैसी चीज़ें आती हैं। इससे ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ सभी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये चीज़, जिसकी वजह से लाइफ जो है अफरा तफरी में मच जाती है। बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे कि पानी की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है, रहने की कमी हो जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इफेक्ट करती हैं फ्लड के समय। अब ड्रॉट, नो रेन के बारे में बता रहा है कि सूखा जो पड़ता है वो कैसे होता है। जब पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर सूखा पड़ने लगता है, और अगर सूखा पड़ जाता है तो फिर उसको हरा भरा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर तो नेचर ही उसे हरा भरा बना सकती है, मतलब बहुत हैवी रेन करा के, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं, ऐसा हैवी रेन नहीं कि वो फ्लड का रूप ले ले। तो मतलब रेन वगैरह फिर तो मतलब रेन के हाथ में होता है कि अगर रेन होता है तो फिर तभी वो हरा भरा हो सकता है। लेकिन हरा भरा भी होने के लिए पृथ्वी से कुछ चीज़ों तो उसको चाहिए ही बारिश कराने के लिए, है ना। ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं का क्लाउड कहीं चला जाए और वहाँ बारिश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बड़े लंबे समय के लिए फिर ये सूखा पड़ जाता है, जल्दी ये यहाँ की ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, और फिर मतलब बंजर हो गई तो कुछ वो किसान उगा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से ये लाइफ इफेक्ट करती है, ठीक है। फिर है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसका मेन जो रीज़न है वो ह्यूमन लाइफ है, क्योंकि ह्यूमन ही हैं जो कि पॉल्यूशन करने में सबसे ज़्यादा सक्षम हैं। तो ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बनती हैं, तो उसका जो भी वेस्टेज होता है, उसका जो नाला वगैरह होता है, जो भी हो, वो कहाँ पे उसका द्वार खुलता है, वो नदियों में आके मिलता है। और जब नदियों में आता है तो वो फिर नदियों का पानी गंदा हो जाता है। इसी तरीके से फिर वो हमारे घर तक पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से ये जो वाटर पोल्यूशन है वो हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे है वाटर कंजर्वेशन। हमें पानी को बचाना चाहिए, हमको पानी को बहाना बहुत कम चाहिए। पानी को जितना हो सके उतना स्टोर कीजिए या फिर कम यूज़ कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ कीजिए, लेकिन पानी को वेस्ट मत कीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग कीजिए, मतलब ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा लगाइए, जिससे कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन लेवल है वो सॉइल के द्वारा हो सके, और जो प्लांट्स हैं वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें। तभी क्या होता है कि वो जो रेनिंग का लेवल है या फिर जो रेन बैलेंस्ड जो हो सके, मतलब रेनिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, तो ये वो सारी चीज़ें में ये यूज़ मतलब कि हेल्पफुल होती हैं। फिर आपको फ्लड वगैरह अगर रोकना है तो रेन वाटर की सॉर्टिंग ना हो, इस वजह से आपको डैम वगैरह भी बनना चाहिए, मतलब डैम की बिल्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्लड वगैरह, और वाटर कंजर्वेशन में भी सहयोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जो रेन वाटर है उसको एक तकनीक के द्वारा हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज़ में ला सकते हैं, जिससे कि जो वाटर की कमी है वो दूर कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा तकनीक है जिससे कि हम वाटर को बचा सकते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है वाई हार्वेस्ट वाटर रेन। हाँ, वाटर रेन को क्यों हार्वेस्ट करते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से ये हेल्पफुल है। जो वाटर है उसको हम बचा के रख सकते हैं, जैसे कि कभी भी मानसून वगैरह या फिर रन ऑफ होता है वाटर का, तो उसमें वो हेल्पफुल होता है। प्लस सॉइल इरोजन को भी हम बचा सकते हैं। अगर इस तरीके से चीज़ें करें तो एग्रीकल्चर में भी मदद हो सकती है। जितने भी क्रॉप्स वगैरह हैं उनमें ये सारे वाटर यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे कई तरीके से जो हार्वेस्टिंग है रेन वाटर का वो हो सकता है, जैसे कि सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो इस तरीके से रेन हार्वेस्टिंग हो सकता है। देखिए जो रन ऑफ वाटर है सरफेस, वो किस तरीके से रूफ टॉप मतलब कि जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। एक घर है जिसके यहाँ पे लगी हुई है एक
ये लगी हुई है, कंटिन्यूअस गटरिंग लगी हुई है। फिर यहाँ से ये वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे क्या है, रेन वाटर फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर होता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे बड़ा सा टैंक है जो कि रेन वाटर को स्टोर करने का टैंक है। और कितने अच्छे तरीके से फिर उसके बाद ये वाटर जो है घरों में यूज़ कीजिए, देखिए हर जगह यूज़ करने के लिए यहाँ बनाया गया है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम वाटर लेवल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, योर आंसर इज इवेपोरेशन। Now second is the water present in human body is, your answer is 75%. Third is the water pollution is caused by, your answer is industries. Fourth is the water cycle includes, your answer is both of them, it means evaporation and condensation. Okay. Fifth is we should conserve water by, your answer is building dams. Now filling the blanks. The process by which plant evaporate water is called dash. Your answer is transpiration. Second is water disappear from wet cloths by the process of dash. Your answer is evaporation. Third is a dash may occur if rain fail for several years in a row. Your answer is drought. Fourth is to sustain life of on the earth dash resources are essential. Your answer is natural. Fifth is the conservation of water into ice on cooling is called dash. Your answer is freezing. Now match the following. Okay, first is clouds. It will match in fifth number, visible body of droplets. Okay, now second is water erosion. It will match in third, carrying away of the soil. Third is transpiration. It will match in fourth number, which is loss of water by plants. Fourth is drought. It will match in second, lack of water. Now fifth number is groundwater. It will match in first number, which is water from the ground. Okay. Now D is true and false. First is population growth has no effect of depletion of natural resources. False. Okay. Now second is there is no shortage of drinking water during floods. False. Third is when water is heated it changes into ice. False. Fourth is life is possible on earth without water. False. Fifth, groundwater is generally free from suspended impurities. True. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.